हेलो एवरीवन। वेलकम टू अमर ज्योति प्राइम। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी लोग ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग राहुल, कपिल, कल्पना, निखिल, प्रियेश, रवि, क्षितिज, राहुल। अ वेरी गुड मॉर्निंग रोशनी, अ वेरी गुड मॉर्निंग साहा। सभी लोग ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन दे, सभी लोग फटाक से, जिससे हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। Am I properly audible and visible? ठीक है, चलो ओके। ओके साहा, अभी शुरू हुआ क्या? जस्ट अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। जस्ट अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन दो ना सभी लोग पहले। क्लियर है सब कुछ? चलो। चलो तो हमने कल की क्लास में आपको बहुत सारी वाइंडिंग के बारे में तो बताया था, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे सबसे पहले एक चीज तो समझना कि हमारा जो वाइंडिंग होता है ना, एक मिनट पर इसको थोड़ा सा मैं इसको open कर लेता हूँ। हाँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारी जो वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग की अगर बात करें तो दो तरह की वाइंडिंग होती है। एक होती है फुल पिस्ड, एक होती है शॉर्ट पिस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा कि हमारी जो फुल पिस्ड वाइंडिंग होती है ना, और शॉर्ट पिस्ड वाइंडिंग होगी, उसका डिफरेंस क्या होगा, कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डालना सभी लोग। मैं यहाँ पे डालता हूँ हेडिंग क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल पिस्ड एंड शॉर्ट पिस्ड वाइंडिंग। आप लोग हेडिंग डाल लो यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल पिच एंड शॉर्ट पिस्ट बाइंडिंग। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा शॉर्ट पिच और फुल पिच बाइंडिंग क्या होता है। तो एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए, है ना, मैं एक काम करता हूँ, देखना सभी लोग, है ना, मैं यहाँ पे अपना रोटर लेके आता हूँ। एक मिनट। ठीक है, चलिए जाता हूँ इसको। ठीक है, तो ये मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्टेटर है। ठीक है, ये मेरे पास स्टेटर जहां पे मुझे आर्मेचर कंडक्टर को प्लेस करना है। ठीक है, ये मेरे पास स्टेट है जहां पे मुझे आर्मेचर कंडक्टर को पुट करना। तो मैं कैसे पुट करूंगा समझना। मैं यहाँ पे स्लॉट कट करता हूं। जब मैं स्लॉट कट करता हूं, मान लो एक मैंने स्लॉट कट किया यहाँ पे, सबको ध्यान समझना, पहला जो स्लॉट मैंने कट किया वो कहाँ पे किया, यहाँ पे किया। जो पहला मैंने स्लॉट कट किया, ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पे किया। पहला स्लॉट मैंने यहाँ पे कट किया, और यहाँ पे मैंने अपना कंडक्टर को प्लेस कर दिया। देखिए, यहाँ पे मैंने अपने कंडक्टर को प्लेस कर दिया, ये देखो सभी लोग। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने कंडक्टर को प्लेस कर दिया।
अब फुल पिच वाइंडिंग में क्या होगा कि अगर ये यहां पे है ना, तो इससे 180 डिग्री कहां पे होगा, मैकेनिकल एंगल यहां पे होगा, है ना। तो यहां पे आपकी दूसरी वाइंडिंग प्लेस की जाएगी, मतलब यहां से करंट जाएगी, है ना। अगर आपको थ्री डायग्राम देखो तो ऐसा होगा ना ये, अगर आप इसका थ्री डी डायग्राम इमेजिन करोगे तो कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। ये आपके पास यहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ है, ये इनके बीच में आप इस स्लॉट में आपका कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से करंट जाएगी, फिर वापस भी आएगी, और जब वापस आएगी तो कौन से स्लॉट से आएगी, यहां से आएगी, ठीक है ना। वापस कहां से आएगी, मैं बना के दिखाता हूँ। ये थ्री डी वाला डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, बस आपका टू डी डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप इसको इमेजिन कर लेना, है ना। यहां से मान लो करंट आपकी अंदर जा रही है, तो उसका पे बना देता हूँ क्रॉस। यहां से मैंने क्या बनाया, अभी क्रॉस बनाया है। तो मुझे इसका करंट को वापस भी लेके आना है, तो वो कहां पे बनेगा, फुल पिच वाइंडिंग में, पूरा यहां पे, ये ऐसा, ठीक है। और यहां पे आपके पास यहां पे क्या हो गया, दैट इज योर इनकमिंग करंट, ये देखो। यहां से आपका गोइंग कंडक्टर, यहां से आपका कमिंग कंडक्टर, अगर इनके बीच का एंगल कितना है आपका, 180 डिग्री, मैकेनिकल एंगल कितना आपके पास यहाँ पे 180 डिग्री है, उसको मैं बोलता हूं आपका क्या, फुल पिच्ड वाइंडिंग। उसको बोलता हूं आपका मैं क्या, फुल पिच वाइंडिंग। इसको बोलता हूं आपका क्या, यहाँ पे फुल पिच वाइंडिंग। सबको क्लियर है चीज, दिस इज नोन एज फुल पिच वाइंडिंग। अच्छा, इसमें कोई पूछे कि जो गोइंग कंडक्टर है और कमिंग कंडक्टर है, उनके बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल कितना होगा, तो बोलोगे 180 डिग्री, है ना। और इसमें जो गोइंग कंडक्टर है और कमिंग कंडक्टर है, उनके बीच का मैकेनिकल एंगल कितना होगा, तो क्या बोलोगे 180 डिग्री। लेकिन एक्चुअली में इनके बीच में, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एंगल है और मैकेनिकल एंगल, उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या, फुल पेज वाइंडिंग। ठीक, शॉर्ट पिच में क्या होगा समझना सभी लोग। शॉर्ट पिच में क्या होगा, जैसे मान लिया मैंने कि मेरा जो गोइंग कंडक्टर वो यहाँ पे था, एक स्लॉट मैंने यहाँ पे कट किया हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे आपकी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मान लो एक क्रॉस है, यहाँ पे क्या आपके पास एक क्रॉस है, लेकिन जो कमिंग कंडक्टर ना, वो एग्जैक्टली 180 डिग्री एंगल नहीं बनाता, यहाँ पे वो एग्जैक्ट आपका 180 डिग्री एंगल नहीं बनाता, वो आपका कुछ यहाँ पे कट कर दिया मैंने। तो इसको बोलता हूं मैंने कि वाइंडिंग को क्या किया था, मैंने शॉर्ट कर दिया, है ना। वाइंडिंग को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। इसको बोलता हूँ आपका मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, इसको मैं आपका शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग। दिस इज नोन एज शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग। ठीक है, ओके। ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग। तो एक जो फील आना चाहिए ना फुल पिच्ड वाइंडिंग का और शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग का, वो समझ में आया, ठीक है। फुल पिच वाइंडिंग ऐसी होती है हमारी, शॉर्ट पिच वाइंडिंग ऐसी होती है, मतलब इसमें वाइंडिंग थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कल का जो एग्जांपल लिया था मैंने, उसमें आप ऐसा समझ लो, हाँ, इधर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंगल का कॉन्सेप्ट लगता है, मैं बताता हूँ, रुको तो जब जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा ना, उस हिसाब से मैं। अभी के लिए आप ये याद रख लो कि आपका जो इलेक्ट्रिकल एंगल होगा, थीटा ई, वो हमेशा बराबर होगा P/2 इंटू थीटा एम। हालांकि जब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें तो यूज नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन आजकल आते हैं एग्जाम में कि आपको यहाँ पे मैकेनिकल एंगल निकाला रहता है ना, तो आपका इलेक्ट्रिकल एंगल कितना होता है, 180,
गोइंग कंडक्टर और कमिंग कंडक्टर के बीच का इलेक्ट्रिकल एंगल में कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या करोगे 2 इंटू 180 मतलब 360 डिवाइड बाय पी। ऐसे आप यहाँ पे मैकेनिकल एंगल निकालते हो। ठीक है, चलो ठीक है। तो एक मैं काम करता हूं, है ना, एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की बताता हूँ, है ना, कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग लिखना है यहाँ पे कंसीडर आ कंसीडर अ थ्री फेस। आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालना, पॉइंट वर्ड लिखना आप लोग यहाँ पे कंसीडर अ थ्री फेस कंसीडर अ थ्री फेस टू पोल कंसीडर अ थ्री फेस टू पोल 12 slot alternator 12 slot alternator। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा इमेजिन करके बताना है। ठीक है, तो मान लो आपके पास यहाँ पे इस टाइप का स्टेटर होगा ना, स्टेटर बनाओगे, उसमें आपको 12 स्लॉट कट करने, तो 12 स्लॉट कट करोगे, दो पोल है और थ्री फेज की सप्लाई है। तो मैं एक काम करता हूँ इसको यार, है ना, मैं इसको थोड़ा सा एक इजी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, सभी लोग देखना, सभी लोग समझना। कितने पोल बोला गया आपके पास, दो पोल, तो मैंने यहाँ पे दो पोल बना लिए, देखना सभी लोग, मैंने यहाँ पे दो पोल बनाने की कोशिश करी, कैसे देखना सभी लोग। ये मेरा पहला पोल हो गया और ये मेरा हो जाएगा दूसरा पोल। दो पोल बोला तो मैंने यहाँ पे दो पोल बना लिए। मान लिया मेरे पास ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। ये मेरे पास यहाँ पे कौन सा पोल है, साउथ पोल। अब दो पोल तो मैंने बना दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैंने दो बना लिए। कितने स्लॉट कट करने हैं, 12 स्लॉट कट करने हैं। तो मुझे ये बताओ कि नॉर्थ पोल में कितने स्लॉट आएंगे, साउथ पोल में कितने स्लॉट आएंगे, बताओ जरा सभी लोग, बताओ जरा सभी लोग। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आपके पास दो पोल तो बनाए, दो पोल मैंने बना लिए। अब इसमें आपके पास यहाँ पे 12 स्लॉट है, तो एक पोल में कितने स्लॉट आएंगे, मतलब स्लॉट पर पोल, एक पोल में कितने स्लॉट आएंगे, टोटल 12 हैं, तो 6 नॉर्थ पोल में रहेंगे और 6 साउथ पोल में रहेंगे। ठीक है, तो 6 6 हम यहाँ पे स्लॉट कट कर देते, तो मैं यहाँ पे 6 6 स्लॉट कट कर रहा हूं, देखना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो मैंने 6 स्लॉट इसमें कट कर दिए और साउथ में भी मुझे 6 स्लॉट को कट करना, तो उसमें भी कर देता हूं, देखना। 1 2 3 4 5 5 एंड दिस इज 6। तो 6 स्लॉट मैंने यहां पे कट कर दिए, है ना, तो टोटल 12 स्लॉट हो गए। ठीक है ना, तो ये नॉर्थ पोल में मैंने 6 स्लॉट कट किए और आपके साउथ पोल में मैंने क्या कर दिया, 6 स्लॉट कट कर दिए। अब वाइंडिंग हम कैसे प्लेस करेंगे वो चीज आपको समझना है, वो यहां पे एक मेन चैलेंज होने वाला है। ठीक है, ओके। अब होता क्या है समझना सभी लोग, जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे देखो, ये आपका गोइंग कंडक्टर था, ये आपका कमिंग कंडक्टर था, तो इनके बीच का जो एंगल था वो कितना 180 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वाइंडिंग को फुल पिच बनाना है, क्या बनाना है आपको, वाइंडिंग को फुल पिच बनाना है। एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे इनका नंबरिंग भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, कंडक्टर्स का, स्लॉट का कंडक्टर को नंबरिंग भी कर देता हूँ मैं। फर्स्ट स्लॉट, सेकेंड स्लॉट ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट स्लॉट, सेकेंड स्लॉट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, सेवंथ, एट्थ,
9th 10th 11 एंड 12, 12 स्लॉट मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो अगर मेरी वाइंडिंग क्या है, फुल पिस्ड वाइंडिंग है, तो उसमें क्या होने वाला है कि जो मेरा गोइंग कंडक्टर है, मान लो इसमें से करंट गई, इसमें फर्स्ट में से ऐसे करंट गई है ना, यहां से गई, और ये किस में से वापस आएगी बताओ जरा, ये आएगी वापस आपकी किस में से, 7th में से। ठीक है, ऐसे इसको मैं बोलता हूं आपका क्या, फुल पिच वाइंडिंग। इसको मैं बोलता हूं आपका क्या, फुल पिच वाइंडिंग। जो सेकंड वाला है वो कहां से बाहर आएगा आपका, 8 से। थर्ड वाला किससे बाहर आएगा, 9 से। फोर वाला किससे बाहर आएगा आपका, चेक कर लेना जो भी सीक्वेंस बनेगा। 6 वाला किससे आएगा, 12 से। इसको हम बोलते हैं आपकी फुल पिच वाइंडिंग। सबको क्लियर है चीज। अब हम यहाँ पे करते क्या है, शॉर्ट पिच में करना क्या है कि हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखना चाहें कि मेरा एक किन्हीं भी दो स्लॉट के बीच में कितना एंगल है, अगर मुझे चेक करना हो कि किन्हीं भी दो स्लॉट के बीच में कितना एंगल है, तो ये पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, आपका स्लॉट एंगल निकालूंगा। क्या निकालूंगा, स्लॉट एंगल। और स्लॉट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, स्लॉट एंगल का फॉर्मूला होता है आपका, किन्हीं भी दो स्लॉट के बीच का एंगल अगर मुझे निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है P इंटू 180/S। और ये कैसे मैं बताता हूं, देखो अगर मैं पूछूं आप लोगों से, फर्स्ट वाले से 7th के बीच में जो एंगल बने कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो इनके बीच में कितने स्लॉट हैं, 6 स्लॉट हैं। तो किन्हीं भी दो स्लॉट के बीच में कितना एंगल होगा, 180/6। कितना आ जाएगा आपका, 30 डिग्री। ठीक है ना। तो बस यही चीज यहां पे मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपका यहां पे जो ये एंगल बना ना, जो कॉइल स्पान है, अभी कॉइल का जो स्पान मतलब जो लेंथ है, वो कितना आ रहा है अभी आपके पास यहाँ पे, आपका 180 डिग्री आ रहा है। अगर हम बोले यहाँ पे आपका जो कॉइल का स्पान है वो कितना आपका 180 डिग्री है। फुल पिच वाइंडिंग के लिए कॉइल स्पान, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, वो कितना रहा आपका 180 डिग्री। ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे स्लॉट एंगल निकालना हो, किन्हीं भी दो स्लॉट के बीच का एंगल, तो कैसे निकालेंगे, कितने पोल है मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे है दो पोल, तो 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 360। 360 डिवाइड बाय कितने स्लॉट है मेरे पास, 12, कितना हो जाएगा पास यहाँ पे 360/12, तो आपका आ जाए 30 डिग्री। यहाँ पे आपका जो स्लॉट एंगल आएगा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना आ जाएगा आपका, 30 डिग्री। अगर आप चाहो तो देख लो, फर्स्ट से सेकंड वाले स्लॉट के बीच में कितना एंगल होगा, 30। फर्स्ट से थर्ड में कितना हो जाएगा, 60। फर्स्ट से फोर्थ में हो जाएगा 90। फर्स्ट से फिफ्थ में हो जाएगा 120। फर्स्ट से सिक्स में हो जाएगा 150। और फर्स्ट से सेवंथ में हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब आपका जो कॉइल स्पान है वो कितना है आपका, 180 डिग्री है। 7 से क्यों बाहर आया, फुल पिच, अरे ये डायग्राम देखो ना, इसमें क्या बताया मैंने, 180 एंगल नहीं होगा। अगर ये आपका नॉर्थ पोल का जो पहला कंडक्टर है, अगर उसमें से करंट बाहर अंदर जा रही है, तो किससे बाहर आएगी, साउथ पोल के फर्स्ट वाले स्लॉट से। तभी तो आपकी वाइंडिंग फुल पिच्ड होगी ना, तभी तो आपकी वाइंडिंग फुल पिच्ड होगी, है ना। अगर नॉर्थ पोल के पहले वाले स्लॉट से करंट अंदर जा रही है, मतलब ये वाला डायग्राम देखो, नॉर्थ पोल में जो पहला स्लॉट है, अगर उससे करंट अंदर जा रही है, तो 180 कब बनाएगा वो, जब दूसरे पोल, जब दूसरे वाले पोल के फर्स्ट वाले स्लॉट से करंट बाहर आ जाए, है ना। तब तो आपका क्या कहलाएगा एंगल वो, तब वो आपका कहलाता है क्या, बताओ, फुल पिच्ड वाइंडिंग। मतलब जब कॉइल स्पान किसके बराबर हो, पोल पिच के बराबर हो। पोल पिच मतलब कितना, 180 डिग्री एंगल इलेक्ट्रिकल। जब कॉइल स्पान पोल पिच के बराबर, पोल पिच मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एंगल 180 डिग्री। अगर आपका कॉइल स्पान जो कि बीटा है, अगर वो 180 डिग्री के बराबर है, मतलब पोल पिच के बराबर है, तो उस वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, आपकी फुल पिच्ड वाइंडिंग बोलते हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया यहाँ पे, ये मेरा किसका डायग्राम है, ये मेरा डायग्राम है एक
फुल पिच वाइंडिंग का। सभी को क्लियर है इतना? बताओ साहा, कोई डाउट है यहां तक तो बताओ। डायग्राम नोट कर लेना, डायग्राम बहुत आने वाले हैं अभी। नोट कर लिया आप लोगों ने? हो गया? बताइए। बहुत टाइम लगा तो डायग्राम बनाने में आप लोग यार, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, आपको खुद से डायग्राम बना लेना, फिर इतना जल्दी साथ साथ में डायग्राम बनाते जाया करूँ ना। इतना टाइम मैं नहीं दे सकता हूँ। अब अगर मैं इसी डायग्राम में, अगर मैं इसी डायग्राम में एक काम करता हूँ, अगर मैं इसी डायग्राम पे एक काम कर दूं, क्या डायग्राम काम करता हूँ, अगर मैं बोल दूं कि मेरी वाइंडिंग को हमने शॉर्ट पिच किया है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने अपनी वाइंडिंग को यहां पे क्या किया है, शॉर्ट पिच किया है बाय स्लॉट वन, मतलब एक स्लॉट से, वन स्लॉट से हमने क्या कर दिया इसको, आपका वाइंडिंग को शॉर्ट पिच कर दिया। मतलब कि आपका जो 6 कंडक्टर बीच में आ रहे थे ना, जो 6 स्लॉट आ रहे थे, तो अभी आपका का 7 से बाहर आ रहा था, अगर आप इसको शॉर्ट पिच करना है एक स्लॉट से, मतलब एक स्लॉट पहले आ जाएगा, तो मतलब आपका कंडक्टर ए से करंट जाएगा और बैक किस से आएगा, 6 से आएगा। उसके बीच में जो कॉइल स्पान होगा कितना हो जाएगा आपका, 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? तो समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? देखना, तो अगर मैं बोलूं इफ वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच्ड बाय एन एंगल अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पिच एंगल। अल्फा क्या बोलते हैं हम किसको, शॉर्ट पिच एंगल। तो मतलब क्या हुआ कि आपका किन्हीं भी दो स्लॉट के बीच में कितना एंगल है, 180 मतलब 30 डिग्री है ना? स्लॉट एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री है ना? तो किन्हीं भी दो स्लॉट के बीच में जो हमारा एंगल कितना, 30 डिग्री है। तो हमको 30 डिग्री से क्या करना, शॉर्ट पिच करना है, या फिर हम इसको बोलते हैं और वन स्लॉट, या किसी एक स्लॉट से हमको इसको शॉर्ट पिच करना। तो हमारा वाइंडिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा देखना, है ना? इसको मैं कैसे बनाऊं, मुझे दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा, आप लोग भी बना लेना यहाँ पे। दोबारा डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, मान लिया मैंने, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है ना? इसमें मेरे पास कितने कंडक्टर है, टोटल 6 कंडक्टर है। 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। यहाँ पे 6 कंडक्टर हो गए, इसमें भी 6 होंगे, तो बना दो 1 2 3 4 5 5 5 और 6। ठीक है, दिस इज योर नॉर्थ पोल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कहाँ पे लिख दो यार, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल। ठीक है, ऐसे लिखिए। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमारी वाइंडिंग को शॉर्ट पिच करना है किससे, एक स्लॉट से, एक स्लॉट से शॉर्ट पिच, मतलब कि अभी तक मेरा साथ क्या हो रहा था कि आपका जो
करंट जा रहा था ना, वो आपका इसमें से जा रहा था, मान लिया मैंने एग्जाम्पल तौर पे वो इससे जा रहा था, है ना। यहाँ पे आप एंड रिंग कनेक्ट करोगे, और एंड रिंग कनेक्ट करने के बाद आपका जो कंडक्टर से वापस आएगा वो किससे आएगा, इससे वापस आएगा। तो इसमें आपसे कोई पूछे कि कितना आपका कॉइल स्पान, तो क्या बोलोगे? अगर कोई पूछे आपसे कॉइल स्पान कितना है तो क्या बोलो, कोई बता सकता है कितना कॉइल स्पान होगा इसका? बताओ जरा, कितना कॉइल स्पान होगा, कितने डिग्री एंगल होगा? जो आपका कॉइल स्पान बीटा होगा वो कितना होगा? क्या आपका ये 180 डिग्री है? सेकंड पोल नहीं होता तो, सेकंड पोल नहीं होता तो मैं क्या बताऊं यार आपको, ऐसा क्वेश्चन क्यों बोल देते हो? हम्म? ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए ना यार कभी कभी कि सेकंड पोल नहीं होता। आपको ये कितना बेसिक बताया गया है कि कोई भी एक पोल ले लो, है ना, वो सिंगल नहीं हो सकता, वो डबल में होगा। नॉर्थ और साउथ पोल मिनिमम है, इससे कम पोल नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं होगा सिर्फ नॉर्थ पोल हो। अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होगा ही होगा, है ना। ऐसा आप मत बोलना कभी कि अगर दो पोल नहीं हुआ तो, है ना। चार पोल हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। अगर आप चार की बात करो तो दो तो रहेंगे ना। अगर आप बोलो सर चार पोल हुए तो चार में भी दो दो के पेयर बनेंगे नहीं बनेंगे? ठीक है। तो सिंगल पोल तो कभी केस बन ही नहीं सकता। तो इसमें जो आपका ये एंगल होगा बीटा वो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, है ना। और आपने यहाँ पे वाइंडिंग को शॉर्ट पिच करे कितने एंगल से, अल्फा एंगल से शॉर्ट पिच किया। ये जो एंगल होगा कितना होगा, ये वाला, ये एंगल कितना होगा आपको बताओ जरा, ये वाला एंगल। कितने वाइंडिंग से स्लॉट, कितना कितने स्लॉट से आपने इसको किया, वन स्लॉट से, तो ये आपको हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। और याद रखना अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके बराबर होता है आपका, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है। सेकेंड पोल नहीं, पोल टू नहीं होता तो मतलब फोर ग्रेटर देन टू पोल, तो बताया ना उसके पेयर बन जाएंगे ना आपके पास, पेयर बनेंगे ना बेटा। अगर चार पोल भी हैं तो दो तो रहेंगे ना। चार, अगर आपके पास चार समोसे हैं तब भी उसमें दो समोसे तो है ना। चार समोसे अगर आपके पास है तो इसका मतलब तो है कि उसमें दो समोसे तो हैं, तो दो दो के पेयर बन जाएंगे, है ना। नॉर्थ पोल अकेला कभी नहीं होगा, अगर पेयर में है तो कितने भी रहे, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, आप बोलो ना ग्रेटर देन टू पोल के लिए भी हम लोग डायग्राम बना के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखना चाह रहा हूँ, देखना आप सभी लोग नोट करना। इफ लिखना आप लोग यहाँ पे, इफ कॉइल स्पान इक्वल्स टू, इफ कॉइल स्पान बीटा, जहाँ पे मैं इसका नाम रखना बीटा, इफ कॉइल स्पान बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको हम पोल पिच ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 180 डिग्री को पोल पिच, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं बताओ जरा। अगर आपका कॉइल स्पान बीटा 180 डिग्री के बराबर मतलब पोल पिच के बराबर, उसको हम क्या, कौन सी वाइंडिंग बोलेंगे, आपकी फुल पिच्ड वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग। अगर कोई आपसे पूछे कि फुल पिच वाइंडिंग में हमारा शॉर्ट पिच एंगल कितना होता, मतलब अल्फा कितना होता, तो क्या होगा, जीरो होगा। हम अल्फा को क्या बोलते हैं, कॉर्डिंग एंगल भी बोलते हैं, जो अल्फा ना इसको, इस अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ पे लिख दूं मैं, कहीं पे होगा ना स्पेस, यहाँ पे देता हूँ। इस अल्फा का नाम क्या है यहाँ पे, शॉर्ट पिच एंगल। शॉर्ट पिच्ड एंगल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, कॉर्डिंग एंगल भी बोलते हैं। कॉर्डिंग, CHORDING, कॉर्डिंग एंगल लिख लीजिएगा। ये अल्फा का नाम हो गया, ठीक है। बीटा तो आपका क्या है, कॉइल स्पान है।
तो अगर आपका बीटा की वैल्यू 180 डिग्री बराबर है, मतलब पोल पिच के बराबर है, दैट मीन्स आपकी वो वाइंडिंग फुल पिच्ड वाइंडिंग है और उसमें अल्फा की वैल्यू 0 होगी। मतलब अल्फा मतलब शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग, मतलब शॉर्ट पिच्ड एंगल और चॉर्डिंग एंगल दोनों ही आपका क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां पे कि इफ कॉइल स्पान इज लेस देन 180 डिग्री, इफ कॉइल स्पान बीटा, जो बीटा है वो आपका यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री से लेस देन है। इसको बोलता हूं आपका यहाँ पे क्या, शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना कि हमारा जो फुल पिच वाइंडिंग है, हाँ बैट्समैन ने शॉर्ट में पहले रन आउट हो गया, ऐसा मान सकते हो। अभी एग्जांपल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, सारे एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, एक बार पहले कॉन्सेप्ट बन जाए। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अगर इसमें देखा जाए, तो मैं क्या बताने वाला था, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल गया मैं क्या बताने वाला था, मैं खुद ही भूल जाता हूँ, है ना, मेरा ध्यान कहीं यहाँ वहाँ चला जाता है, मैं भूल जाता हूँ। देखो, आपका जो फुल पिच वाइंडिंग है, फुल पिच वाइंडिंग में जो टोटल वोल्टेज होगा, पहले वाइंडिंग, पहले वाली जो वाइंडिंग में आप करंट गया उसमें ई वोल्टेज इंड्यूस हुआ, जो सेवन से बाहर आया उसमें ई वोल्टेज इंड्यूस हुआ, तो उसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो हमेशा इन दोनों वोल्टेज का अरिथमेटिक सम होगा। लेकिन शॉर्ट पिच वाइंडिंग में आपका फर्स्ट वाले स्लॉट से करंट गया था, मतलब फर्स्ट वाले स्लॉट वाले कंडक्टर में करंट गया, उसमें इंड्यूस ई है, और सिक्स वाले से बाहर आता उसमें भी ई है, उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो उन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा, ना कि अरिथमेटिक सम। फुल पिच वाइंडिंग में आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमेशा अरिथमेटिक सम के बराबर होगा, दैट मींस ई प्लस ई इक्वल्स टू 2 ई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं शॉर्ट पिच वाइंडिंग में, पहले वाले स्लॉट में से करंट गया था, मतलब उसमें आपका ई इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और जो सिक्स में से वापस आया उसमें भी ई इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो उनमें जो टोटल रिजल्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कभी भी 2 ई के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वाइंडिंग वहां पे शॉर्ट पिच है। इसको आप उस एग्जांपल से भी कंपेयर कर सकते हो जो मैंने कल की क्लास में कहा था। मैंने बोला था ना कि अगर आप एक बोरी लेके जाओगे, है ना, वो आपका क्या फुल पिच्ड है ना, फुल पिच में क्या है कि अगर आप पूरा भर के लेके जाओगे, पूरा भर के लेके आओगे, तो उसमें आपका इंड्यूस ज्यादा होगा, लेकिन शॉर्ट पिच में आपको थोड़ा खाली रखना पड़ेगा, है ना। आप जब थोड़ी खाली रखोगे तो वहां पे इंड्यूस भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ कम होगा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि फुल पिच वाइंडिंग में ज्यादा इंड्यूस होगा कि शॉर्ट पिच में, तो फुल पिच में ज्यादा इंड्यूस होता है, और शॉर्ट पिच में डिपेंड करता है कि कितने एंगल से शॉर्ट पिच है। अगर एक ही स्लॉट से शॉर्ट पिच है तो थोड़ा मतलब मतलब आपका फुल पिच में इतना होता है उसके आसपास ही होगा। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर दिया आपने वाइंडिंग को, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर दिया है, तो उतना आपका इंड्यूस यहाँ पे कम होता जाएगा। ठीक है, तो लिखना आप लोग यहाँ पे, द अरिथमेटिक वोल्टेज, सॉरी लिखिएगा, द रिजल्टेंट वोल्टेज, द रिजल्टेंट वोल्टेज द रिजल्टेंट वोल्टेज इन full pitch winding, full pitched winding is the arithmetic sum, is the arithmetic sum
मतलब कितना हो जाए ना ये इसको, ये आपका हो जाएगा कितना, जैसे मान लिया मैंने कि आपके पहले वाले में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ था E1 इक्वल्स टू वो था E, और आपके सेवंथ वाले में भी कितना हुआ था E। इन दोनों का जो अरिथमेटिक सम होगा, रिजल्टेंट होगा, वो कितना होगा ER। दैट विल बी इन दोनों का अरिथमेटिक सम, E1 प्लस E7 बराबर हो जाएगा 2E। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। आपका जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग वो हमेशा क्या होगा, वेक्टर सम होगा। लिखना आप लोग यहां पे, द रिजल्टेंट वोल्टेज द रिजल्टेंट वोल्टेज इन शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग इज द वेक्टर सम। ये वेक्टर सम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं बना के, देखना। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे ये आपका हो गया, दिखा सकते लो, ये आपका हो गया E1, ये आपका हो गया यहाँ पे E7। ठीक है, ये आपका E1 है, ये आपका E1 है, ये आपका यहाँ पे E7 है। तो इन दोनों के बीच का जो आपका फेजर सम होगा, है ना, वो कैसे निकलेगा, ऐसे कुछ निकलेगा। ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पे जो आपका ER होगा वो कितना हो जाएगा, ER निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये आपका एंगल इसमें कितना है, अल्फा। ठीक है, E1 और E6 लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे E6 हो गया, मगर क्षमा चाहता हूँ, E7 गलती लिख दिया मैंने, E6 है ये आपका। तो आपका जो ER हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ER इक्वल्स टू हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, E का स्क्वायर, मतलब इसका इसकी वैल्यू क्या E है, और इसकी वैल्यू भी क्या E है। तो क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर मतलब E का स्क्वायर प्लस E6 का स्क्वायर मतलब E का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 मतलब ये भी आपका E स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ अल्फा। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ER हमारा पूरा सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना, तो पूरा हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2E इंटू कॉस अल्फा बाय 2। कितना आ जाएगा, 2E कॉस अल्फा बाय 2। ये जो आपका ER है किसके लिए है, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, किसके केस के लिए। सर ऐसा क्यों हुआ, विजुलाइज करवा दो प्लीज। देखो मैंने आपको ये बताया, आप समझो इस बात को, मैं अभी जहां तक आपको पहुंचाना चाह रहा हूं वहां पहुंचा ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या विजुलाइज करवा दूं। तब भी चलो बताता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले सबको ध्यान से समझना है ना, मैंने ये बोला कि मेरी जो वाइंडिंग फुल पिच होती है और शॉर्ट पिच होती है, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि अगर मान लो ये मैं फुल पिच का डायग्राम बनाता हूं, तो एक स्लॉट यहाँ पे कट किया है, तो उससे बिल्कुल 180 डिग्री पे मेरा दूसरा स्लॉट कट होगा। अगर इसमें गोइंग कंडक्टर है तो इसमें अपकमिंग कंडक्टर होगा। ठीक है, तो मतलब आप ऐसा देख के लग रहा है ना कि मान लो ये आपका ये इतना एरिया में डिवाइड करता हूं, देखना ये, अगर मैं इसको ऐसा डिवाइड कर लूं ऐसा, मतलब ये नॉर्थ पोल का पहला कंडक्टर है और ये साउथ पोल का पहला कंडक्टर। अगर आप इसको देखो ना, क्योंकि कितने पोल है, दो पोल है ना, अगर इसमें देखो दो पोल है इसमें, तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि ये आपके पहले वाले पोल का पहला स्लॉट है और ये जो सेकंड वाला पोल है उसका पहला स्लॉट है, उसको हम बोलते हैं फुल पिच्ड वाइंडिंग।
लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं कि इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फुल पिच वाइंडिंग को बताया कि भाई एग्जांपल लिया 3 फेज 2 पोल 12 स्लॉट का, ठीक है। तो कैसे कट किया मैंने, देखना सभी लोग, मैंने यहाँ पे 2 पोल बना लिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, 12 स्लॉट करने थे तो एक पोल में 6 स्लॉट आएंगे तो 6 स्लॉट बना दिया, दूसरे वाले में भी मैंने यहाँ पे आपके 6 स्लॉट कट कर दिए। फुल पिच का मतलब ही क्या होता है कि पहले वाले में से जो करंट गया है वो सेवंथ वाले में से बाहर आएगा, मतलब आपका जो एंगल क्रिएट करेगा वो कितना करेगा, 180 डिग्री का क्रिएट करेगा। तो ये वाला केस हो गया, है ना। तो इसको में अगर हम बात करें कि हमारा जो कॉइल स्पान है वो कितना 180 डिग्री, क्यों, अगर हम देखें कि पहले वाले में से करंट गया और जहां से वापस आ रहा उनका 180 डिग्री एंगल है, इनके बीच में 6 स्लॉट आ रहे हैं, तो एक स्लॉट के भी कितना एंगल होगा, 30 डिग्री। तो 30, 30, 60, 90, 120, 150, 180 डिग्री। अगर मैं इसको एक स्लॉट से कम कर दूं, है ना, अभी मुझे क्या लगता है कि बहुत ज्यादा है, यहाँ तक मुझे कनेक्टर को लेके जाना पड़ता है, अभी एंड्रिंग भी बहुत लंबी लगानी पड़ रही है। देखो ना, अगर वाइंडिंग मेरी फुल पिच्ड है यहाँ से इतनी लंबी मुझे एंड्रिंग लगानी पड़ रही है, लेकिन अगर वाइंडिंग छोटी हो जाएगी तो मुझे एंड्रिंग कितना लगाना पड़ेगा बस ये, तो मेरा एंड्रिंग का भी खर्चा बच जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं वाइंडिंग को शॉर्ट पिच करके देखूं तो क्या होगा, अगर वाइंडिंग को मैंने यहां से ना निकाल के पहले से निकाल दिया तो मेरा यहाँ पे एंड्रिंग का खर्चा ही बच गया, है ना। और मुझे यहाँ पे इसको मैं कर क्यों रहा हूं, मेन है हार्मोनिक्स को कम करना है। मेरा मेन टास्क यहाँ पे क्या है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग रखने का मतलब ये है कि हम वाइंडिंग को क्या कर रहे हैं, हम वाइंडिंग को हार्मोनिक्स हटाना चाह रहे हैं, जितने भी उसमें हार्मोनिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हार्मोनिक्स क्या होता है, उसको हम कम करना चाहते हैं। वो कब पॉसिबल होगा, जब वाइंडिंग को शॉर्ट पिच करेंगे तब, ठीक है। बाकी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो और इमेजिनेशन आ जाएगा, और ज्यादा इमेजिनेशन भी करो भी मत, ठीक है। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाए सॉल्व, उसके बाद फिर इमेजिनेशन पे आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी केस में, जब आपकी वाइंडिंग शॉर्ट पिच थी तो क्या हो जाएगा 2E cos α/2, और जब वाइंडिंग आपकी फुल पिच थी उसमें आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो 2E हो जाएगा। तो एक हमारे पास यहाँ पे फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, शॉर्ट पिच फैक्टर, या फिर पिच फैक्टर, या फिर आपका क्या होते हैं कॉइल स्पान फैक्टर, या फिर बोलते हैं कॉर्डिंग फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं केपी। उसको हम डिफाइन करते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे टर्म आता है, क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, पिच फैक्टर, या फिर पिच फैक्टर हो गया, या फिर आपका होता है ये कहाँ पे क्या, कॉइल स्पान फैक्टर, या फिर आपके पास होता है यहाँ पे क्या, कॉर्डिंग फैक्टर। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, केपी से। और केपी की वैल्यू क्या होती है, केपी की वैल्यू होती है, केपी बराबर होगा, है ना, इसमें आपका होगा क्या ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब आप इसको देखो, अगर मैं इसको बोलता हूं मैं आपका फर्स्ट केस, अगर मैं इसको बोलता हूं आपका फर्स्ट वाला केस, इसको बोलते हैं मैं सेकंड केस, तो आपका केपी क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग अपॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फुल पिच वाइंडिंग, मतलब 2/1, है ना। तो आप लिखना यहाँ पे लिखना द वेक्टर सम, द वेक्टर सम, आप ऐसे दोनों फॉर्म लिखता हूं, दोनों फॉर्म लिखता हूं। पहला फॉर्म लिखना ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल साइड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल साइड, दोनों को मिला के ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल साइड when winding is short pitched, when winding it short pitched, divided by EMF induced in coil side when winding is full pitched, लिखना EMF induced in coil sides when winding is full pitched,
थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, नोट कर लो। तो ये होता है केपी का फॉर्मूला। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो कितना आ जाएगा, 2e cos अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 2e। तो 2e से 2e कैंसिल हो जाए तो आपका जो केपी की वैल्यू है क्यों कितनी आएगी, cos अल्फा बाई 2। तो अल्फा यहाँ पे क्या आपका कॉर्डिंग फैक्टर या फिर शॉर्ट पिच एंगल है। जल्दी से नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़ना है अभी। मुझे ये थ्योरी कंप्लीट करना शॉर्ट पिच एंगल का, जिससे मैं 1 बजे जो क्लास लूंगा उसमें मुझे आप लोग को क्या कराना है, क्वेश्चन सॉल्व कराना है। 1 बजे वाली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आप हार्मोनिक्स वाले क्वेश्चन को बीट करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि हार्मोनिक्स पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सिंक्रोनस मशीन में वो सारे क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए तो 1 बजे वाली क्लास में आ जाना। मैं ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा हार्मोनिक्स के, और सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये हो गया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे केपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो क्या बोलोगे, अगर हम यहाँ पे बात करें केपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप क्या बोलेंगे, केपी की वैल्यू हो जाएगी केपी इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। लिखना पहले पूरा यार, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 2e कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2e। तो आपका केपी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे क्या, कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, ठीक है, ओके। केपी की वैल्यू 1 होती है फॉर फुल पिच वाइंडिंग, क्योंकि फुल पिच वाइंडिंग में अल्फा की वैल्यू 0 होगी। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो आप लिख लेना यहाँ पे फॉर फुल पिच्ड वाइंडिंग केपी इक्वल टू 1, है ना। और शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए केपी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। फॉर शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग के लिए केपी विल बी लेस देन 1। केपी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 1। क्योंकि आपका जैसे ये अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, कुछ भी हुआ, अल्फा की वैल्यू जैसे ही आपकी बड़ी हुई 0 से, तो केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपका, जैसे आपकी वाइंडिंग में बताया था कि अगर वाइंडिंग आपकी फुल पिच्ड वाइंडिंग है ना, आपकी वाइंडिंग यहाँ पे अगर फुल पिच्ड है, तो फुल पिच्ड वाइंडिंग के केस में अगर बात करूं मैं यहाँ पे के पी वन कितना होगा, बराबर होगा किसके, के पी थ्री, मतलब सारे हार्मोनिक्स के जितना वो होगा सब 1 होगा। के पी फाइव इक्वल्स टू 1, के पी सेवन इक्वल्स टू 1। तो जितने भी हार्मोनिक्स थे उन सभी के लिए आपका शॉर्ट फुल पिच बाइंडिंग है। फुल पिच बाइंडिंग के केस में केपी की वैल्यू 1 होती है। तो आप कोई भी हार्मोनिक्स ले लो, है ना, चाहे आप फंडामेंटल ले लो, तो फंडामेंटल में केस में भी आपका केपी की वैल्यू 1 होगा। थर्ड हार्मोनिक्स के लिए भी आपका फुल पिच बाइंडिंग में केपी की वैल्यू 1 होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1। लेकिन शॉर्ट पिच बाइंडिंग में क्या होगा आपका, लेकिन शॉर्ट पिच बाइंडिंग केस में मैं ये मानूंगा कि आपका जो थर्ड हार्मोनिक्स है, जो आपका थर्ड हार्मोनिक्स है उसके केस में आपका केपी की वैल्यू ज्यादा होगा, फिर उससे भी कम किस में होगा, केपी फाइव में होगा, फिर उससे भी कम केपी सेवन में होगा। मतलब जैसे आपके हार्मोनिक के ऑर्डर बढ़ते जाते हैं ना, तो उनमें केपी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दैट मीन्स कि मेरे पास जो केपी की वैल्यू है वो मैक्सिमम है किसमें, फंडामेंटल में। जैसे केपी थ्री आया उसमें कम हो जाएगी,
KP5 मतलब फंड फिफ्थ हार्मोनिक्स में भी कम हो जाएगी, KP7 उसमें और कम हो जाएगी। तो ये होता है आपका किसमें, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में। लेकिन फुल पिच वाइंडिंग में तो हर एक फंडामेंटल के लिए चाहे हार्मोनिक्स के लिए उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग के केस में आपका जो KP1 है, मतलब कि फंडामेंटल के केस में आपका जो KP की वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम होगा, फिर KP3 में और कम हो जाएगा, KP5 में और कम हो जाएगा, KP7 में और कम हो जाएगा। तो अगर मुझे अपने nth हार्मोनिक को कैंसिल करना है, मुझे मान लो एक कोई अल्टरनेटर रखा मेरे सामने, मैं ये चाहता हूं कि इसमें इस अल्टरनेटर में फिफ्थ हार्मोनिक अपसेंट रहे। क्या बोलना चाहता हूं मैं, कि उसमें फिफ्थ हार्मोनिक्स कैंसिल रहे। फिफ्थ हार्मोनिक कैंसिल मतलब उसमें KP5 की वैल्यू 0 रहे, है ना। तो KP5 की वैल्यू 0 कैसे करोगे, मतलब आपको यहां पर लिखा मैंने, क्या देखना, टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक्स, पहले काम होता है हार्मोनिक्स चैप्टर का नाम ही डाल देता हूं यहाँ पे, इलिमिनेशन ऑफ nth हार्मोनिक्स लिख दो आप यहाँ पे, हेडिंग पुट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। इलिमिनेशन ऑफ nth हार्मोनिक्स, 5 मिनट की थ्योरी बस है ना हार्मोनिक्स की, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इलिमिनेशन ऑफ nth हार्मोनिक्स, इलिमिनेशन ऑफ nth हार्मोनिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो अगर हम बात करें कि एलिमिनेशन ऑफ nth हार्मोनिक्स हमको करना, उसके लिए हमको KPN की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब KPN की वैल्यू क्या होगी, cos n अल्फा बाई टू, cos n अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका, है ना, cos n अल्फा बाय 2 0 कब होता है, पाई बाय 2 होता है, मतलब 90 डिग्री पे होता है ना। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका n अल्फा बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो आपका यहां से अल्फा कितना हो जाएगा, 180 बाय n। मतलब आप इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना, इस फॉर्मूले को। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक अल्टरनेटर है, ठीक है, बफरिंग होने लगा। अभी क्लियर है कि अभी बफरिंग हो रहा है, अभी क्लियर है कि अभी बफरिंग हो रहा है। यहां पे मैं जो देख पा रहा हूं उसमें बफरिंग तो नहीं हो रहा है। रोशनी आप कंफर्म करना, आपको बफरिंग दिख रहा है क्या, क्षितिज आप भी बताइए, राहुल, कल्पना, कपिल, निखिल। अब ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मेरा एक अल्टरनेटर है ना, जो कि अभी फुल पिच्ड वाइंडिंग में है, ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि उसमें से थर्ड हार्मोनिक्स कैंसिल हो जाए, तो मुझे उस वाइंडिंग को शॉर्ट पिच करना पड़ेगा। कितना शॉर्ट पिच कर दूं, कितने एंगल से शॉर्ट पिच कर दूं। तो आप बोलो सर कितना, कौन सा हार्मोनिक्स हटाना है आपको, थर्ड। तो यहां पे 180 बाय थर्ड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। मतलब आपको अल्फा इक्वल टू 60 रखना पड़ेगा, मतलब आपको वाइंडिंग को 60 डिग्री शॉर्ट पिच करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने। अगर आपको थर्ड हार्मोनिक्स को इलिमिनेट करवाना है, ठीक है ना, थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करवाना है, कोई भी हार्मोनिक्स हो। अगर आपको, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, अगर आपको अपने अल्टरनेटर में से नाइन्थ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करवाना है, कौन सा हार्मोनिक्स, नाइन्थ हार्मोनिक्स, तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वाइंडिंग को कितने एंगल से शॉर्ट पिच करना है आपको, वाइंडिंग को कितने एंगल से शॉर्ट पिच करना है, 180 बाय 9 इक्वल टू 20 डिग्री। तो आपको वाइंडिंग को 20 डिग्री से शॉर्ट पिच करना है, ठीक है। अगर आपके पास मान लो है यहां पे क्या, आपको फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करवाना है, तो आपका शॉर्ट पिच एंगल कितना होना चाहिए, क्या करोगे, 180 बाय 5 कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा क्या, शॉर्ट पिच एंगल। टू एलिमिनेट व्हाट, क्या एलिमिनेट करने के लिए, आपका आपका क्या एलिमिनेट करने के लिए बताओ, आपका वो फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। चलो जो भी आंसर आएगा वो उतना हो जाएगा। तो यहां पे लिखना आप लोग, यहां पे हियर अल्फा इज द
हियर अल्फा इज द शॉर्ट पिच्ड एंगल to eliminate nth harmonics. ठीक है, नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़े। ओके, चलो तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा देखना सभी लोग। अच्छा, एक चीज तो आपने अल्फा निकाल लिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, तो क्या बोलोगे? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। अल्फा की वैल्यू कितना है आपके पास? 180/n, 180/n प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से आपका बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 180/n। तो यहां से अगर हम 180 कॉमन निकाल लें तो कितना आ जाएगा? 180 कॉमन निकाल लिया तो ये आपका आ जाएगा n-1/n। 180 n-1/n, ये आपका हो जाएगा बीटा की वैल्यू। अल्फा कितना आपका? 180/n। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर आपको nth हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है तो आपका आपका यहाँ पे कॉइल स्पान क्या होना चाहिए, तो लिखना आप लोग यहाँ पे, हियर बीटा इज द कॉइल स्पान, हियर बीटा इज द कॉइल स्पान कॉइल स्पान टू eliminate nth हार्मोनिक्स। अगर आपको nth हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है तो आपको बीटा आपका क्या होगा यहाँ पे? कॉइल स्पान होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 n-1/n। ठीक है, ठीक है। अब एक छोटा सा मेरा आपसे क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे क्या करवाना है? फिफ्थ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करवाना है। क्या करना है मुझे? फिफ्थ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है। तो फिफ्थ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए, फिफ्थ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए आपका शॉर्ट पिच एंगल कितना हो, तो क्या बोलोगे? फिफ्थ हार्मोनिक्स को अगर एलिमिनेट करवाना है तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 180/5 इक्वल्स टू 36 डिग्री। कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? 36, आप नहीं बताया ना, 36 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो बीटा कितना हो जाएगा फिर? 180 माइनस अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास सॉल्व करने पे? ये 180 माइनस अल्फा आ जाएगा कितना? 144। हाँ, कितना आ जाएगा आपके पास? ये 144। अगर मुझे सेवंथ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करवाना है, अगर मुझे क्या करवाना है? सेवंथ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करवाना है, तो मुझे अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अगर मुझे सेवंथ हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करवाना है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180/n, 180/7। हाँ या ना? बिल्कुल यार। कितना हो जाएगा? 180/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा?
7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा 25.4। सॉल्व के देख लेना कितना आएगा 25.4 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस अल्फा, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये आपका आ जाएगा 154.6। तो अगर मान लो फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करवाना है तो अल्फा की वैल्यू 36 डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको सेवंथ हार्मोनिक को एलिमिनेट करवाना है तो इतना होना चाहिए। अगर कोई बोले सर मुझे दोनों एलिमिनेट करवाना है, क्या करवाना है, दोनों एलिमिनेट करवाना है, इफ want to eliminate both, if want to eliminate, अगर हमको एलिमिनेट करवाना है क्या क्या, फिफ्थ एंड सेवंथ बोथ, तो हमारा जो शॉर्ट पिच एंगल होगा वो कितना होगा। तो हमको क्या करना है, ये वाले केस में अल्फा कितना था 36 डिग्री, इसमें था 25.4 डिग्री, इन दोनों का आप एवरेज निकालो, कितना हो जाएगा आपका 36 प्लस 25.4 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करके देख लो, तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री। तो हमारा जो अल्टरनेट होता है, जो प्रैक्टिकल अल्टरनेटर होता है, उसमें देखो हमको ये पता है हार्मोनिक्स कौन कौन से होते हैं, मैं आपको पूरा बता, देखो हमारे पास कल भी बताया था मैंने आपको कि फर्स्ट होगा मतलब फंडामेंटल हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये सब होते हैं, ठीक है, ओके। इनमें से जो हमारा वन है वो हार्मोनिक्स नहीं, ये हमारा क्या फंडामेंटल है, ये हमारा मेन क्वांटिटी है। इनमें से आपका इवन हार्मोनिक्स तो ऑलरेडी आउट हो गया, तो 2, 4, 6, 8 तो पहले ही गायब हो गए। फिर रही बात, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिपलन हार्मोनिक्स है वो कोफेजल नेचर के होते हैं, है ना। ट्रिपलन हार्मोनिक्स आपके कोफेजल नेचर के होते हैं, मतलब कि वो फेज में प्रेजेंट होते हैं लेकिन लाइन में एब्सेंट हो जाते हैं। तो आप इनको भी चाहो तो हाल एलिमिनेट कर सकते थर्ड हार्मोनिक्स को, है ना। तो टोटल देखा जाए तो फर्स्ट के सामने जो मेन चैलेंज है वो किसको किसको एलिमिनेट करवाना है उसको, देखो हार्मोनिक्स तो बहुत ज्यादा, लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे आप हार्मोनिक्स बढ़ाते हो, थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, तो उनका इफेक्ट भी कम होता जाएगा। मतलब फर्स्ट तो फंडामेंटल है, सेकंड हाई बहुत ज्यादा होगा लेकिन उसका इफेक्ट ही नहीं, तो गायब हो गया वो तो। थर्ड का इफेक्ट भी सेकंड से कम होगा, फोर्थ का इफेक्ट उससे भी और कम होगा, फिफ्थ और कम, सिक्स्थ और कम, सेवंथ और कम, धीरे धीरे उनका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो आप देखो इसमें देखा जाए ना तो हमको सिर्फ 2 ही हार्मोनिक्स देखने को मिल रहे हैं अभी तक, जो चैलेंज अपने लिए वो है क्या, फिफ्थ हार्मोनिक्स और सेवंथ हार्मोनिक्स। क्यों, बाकी सब तो कहीं ना कहीं से कैंसिल होगा लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे थे, तो इन दोनों को कैंसिल करने के लिए हम वाइंडिंग को क्या करते हैं, शॉर्ट पिच करते हैं। और कितने डिग्री करते हैं 30 डिग्री। हम अपने प्रैक्टिकल अल्टरनेटर में, जो हमारा प्रैक्टिकल अल्टरनेटर होता है, उसमें हम अपनी वाइंडिंग को शॉर्ट पिच रखते हैं कितने एंगल से, अबाउट 30 डिग्री, क्योंकि हम उसमें से फिफ्थ और सेवंथ हार्मोनिक्स को हटाना चाह रहे हैं। अगर हमने फिफ्थ और सेवंथ हमने हटा लिया, दैट मीन्स कि हमको टेंथ भी आपका इवन आर में आ जाएगा। तो आप यहां तक देखो तो आपका कोई खास हार्मोनिक्स तो मिला ही नहीं, है ना। सिर्फ फंडामेंटल था तो फंडामेंटल तो रहेगा ही, फिफ्थ और सेवंथ आपने हटा लिए तो आपका जो वेवफॉर्म होगा ईएमएफ का वो ऑलमोस्ट साइनोसॉइडल देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये आपका क्या हो गया अल्फा की वैल्यू, तो बीटा कितना हो जाएगा आपका 150 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बनता है ये वाला ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको अपने अल्टरनेटर में से फिफ्थ और सेवंथ, अगर आपको अगर आपको अपने अल्टरनेटर में से फिफ्थ और सेवंथ दोनों हार्मोनिक को एलिमिनेट करवाना है, तो आपका अल्फा की वैल्यू कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए, और बीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए आपका 150 डिग्री होना चाहिए। समझ में आया सभी को, है ना। दो फॉर्मूले हैं, एक 180/n शॉर्ट पिच एंगल, है ना, और बीटा क्या है आपका कॉइल स्पान, है ना। अच्छा, इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि 180 किसके बराबर होता है, पोल पिच के बराबर होता है। तो आप कुछ क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे पोल पिच भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पोल पिच की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है। कहीं पे मैंने लिखा भी था शायद से आपके पास, पोल पिच की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री होती है ना, देखना कहीं पे लिखा था मैंने, कहाँ पे लिखा था पोल पिच, ये लिखा था 180 हमारा क्या होता है पोल पिच होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा था नहीं, देखो 180 क्या आपका पोल पिच, ठीक है। तो
इतना नोट कर लो, एक पॉइंट लिख लेना, पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं एक पॉइंट लिखाता हूँ, फिर उसके बाद क्लास को बंद करके फिर दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे 1 बजे। हाँ जी साहब बोलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, समझ में आ गया आपको? हाँ सर, एक्चुअली एक जगह पे दिक्कत हुआ कि भाई मतलब वो तब बफरिंग हो रहा था। हाँ पूछिए। 2 लाइन में समझने में गलती हो गई। इससे आगे वाला स्लाइड जरा जाइए ना थोड़ा। 1 मिनट, ये सबसे लास्ट वाली स्लाइड है, इसके आगे कहाँ, इसकी पिछले वाली जाना अपन को। हाँ हाँ, वो हाँ जो कॉस केपी इक्वल्स टू कॉस अल्फा बाई, उसके बाद जो लिखे हो ना वो उधर बफरिंग आया था। यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे थोड़ा बफरिंग आया था। ओके, मैं वो फिर से समझ नहीं एक्सप्लेन कर पाया। देता हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखना। मैं फिर ओ, से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि ये हमारा केपी हो गया, मतलब शॉर्ट पिच फैक्टर हो गया। तो देखो, अगर आपकी वाइंडिंग फुल पिच्ड है, इसका मतलब तो आपका केपी 1 है। क्यों? फुल पिच वाइंडिंग के केस में अल्फा कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि हमारा बीटा 180 डिग्री होता है, तो अल्फा हमारा 0 हो जाएगा। तो कॉस 0/2 कितना होगा? कॉस 0 होगा, और कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी वाइंडिंग फुल पिच्ड है, अगर हमारी वाइंडिंग फुल पिच है, तो हमारा केपी का वैल्यू 1 होगा। और 1 किसके लिए भी होगा? फंडामेंटल के लिए भी 1 है, थर्ड हार्मोनिक्स के लिए भी 1 है, फिफ्थ हार्मोनिक्स के लिए भी 1 है, केपी 7 के लिए 1 है। तो सभी हार्मोनिक्स के लिए केपी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि वाइंडिंग फुल पिच्ड है। लेकिन शॉर्ट पिच वाइंडिंग में क्या होगा कि हमारा जो केपी का वैल्यू है वो केपी 1 के लिए मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस एन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, हार्मोनिक्स अगर हम ऐड करेंगे तो। केपी 1 के लिए मैक्सिमम है, केपी 3 में और भी कम हो जाएगा, केपी 5 में और भी कम हो जाएगा, केपी 7 में और भी कम हो जाएगा। तो ये मैंने बताया कि इसमें केपी की वैल्यू शॉर्ट पिच वाइंडिंग में अलग अलग होगी, अलग अलग हार्मोनिक्स के लिए। तो वो मैंने यहाँ बताया कि अगर आपको nth हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है, तो केपी एन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब केपी एन क्या होगा? कॉस एन अल्फा बाई 2। ये फिर अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो ये 190 के बराबर होगा, ऐसा करके। इतना नोट कर लिया ना आप लोगों ने? एक लाइन और लिखिएगा, क्योंकि मुझे फिर भी खाना है यार। 1 बजे फिर से क्लास है आपकी, लिखिएगा इसमें। इन मोस्ट ऑफ द एसी अल्टरनेटर या एसी मशीन, इन मोस्ट ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द एसी मशीन्स, coil span is chosen as, coil span मतलब बीटा, coil span beta is chosen as 150 degree, such that nearly such that nearly 80% of the 80% of the fifth and seventh harmonics are eliminated. तो हमारे जो एसी मशीन होते हैं प्रैक्टिकली, उसमें हम बीटा को 150 रखते हैं, मतलब अल्फा को 30 डिग्री रखते हैं, हम वाइंडिंग को 30 डिग्री शॉर्ट पिच कर देते हैं। ठीक है, तो अभी अपन लोग ब्रेक ले लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी अपन लोग एक बार ब्रेक ले लेते हैं और फिर मिलते हैं अपन 1 बजे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है ना, 12:30 तो अभी हो ही गए। ठीक है, जल्दी से खाना, आप लोग 1 बजे तक आ पाओगे नहीं आ पाओगे, पहले तो ये बताओ।
क्या आप लोग 1 बजे तक क्लास में आ पाओगे या नहीं आ पाओगे, मैं उस हिसाब से शेड्यूल बनाऊं फिर। 1 बजे आ सकते हैं आप सभी लोग, बड़ा दिक्कत तो नहीं है ना। 45 मिनट अभी भी आपके पास, 45 नहीं 40 मिनट है। 40 मिनट बहुत होते हैं, 40 मिनट बहुत होते हैं, है ना। अगर आप मेहनत से कुछ करना चाहें तो 40 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग 1 बजे ही मिलिए, है ना, 1 बजे मिलिए। और 1 बजे हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। 1:15 तक, ठीक है, 1:15 दिया टाइम, ठीक है ना। 1:15 रोशनी बोल रहे थे, 1:15 तक सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। साहा टाइमिंग कितना है, 1:15, 1:15 में सभी लोग आएंगे।